ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। रिक्वेस्ट है कि लाइव आ जाए करें, बहुत से लोग लाइव नहीं आ रहे, रिकॉर्डिंग के चक्कर में होते हैं तो चलें खैर। एनीवेज, आवाज़ अगर मेरी क्लियर आ रही है तो जल्दी से मुझे एक मैसेज करके बता दें ताकि हम सिलसिले को आगे बढ़ाते रहें। आज है हमारा 6th टॉपिक फाइनेंस का। इससे पहले हमने लास्ट टाइम एक छोटा सा जो पार्ट था और वो हमारा रिमेनिंग था कि अगर हमारे पास फुलफिलमेंट बाय सेलर के ऊपर एक ऑर्डर रिसीव होता है तो हमने उसको प्रोसेस कैसे करना है, उसको भी आज के हम सेशन में देखेंगे। और हमारे पास जो फाइनेंस वाला टॉपिक है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें पैसे इन्वॉल्व होते हैं, इसमें दराज का कमीशन होता है, तो थोड़ा सा ये समझने वाली थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है इसके अंदर। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ दराज फीस के, दराज फीस कैसे चार्ज करता है, क्या कमीशन होते हैं दराज के, पेमेंट्स किस तरीके कार से होती हैं, चार्जेस क्या लगाए जाते हैं, इम्पोज किए जाते हैं दराज की तरफ से कस्टमर्स सेलर्स के ऊपर। ठीक है, उसके वाला इसके अलावा दराज का जो पेमेंट सर्कल होता है, ठीक है सॉरी, जो पेमेंट आपको मंथ में 2 दफ़ा मिलती है, किन किन डेट्स में मिलती है और उनमें कौन से ऑर्डर शामिल होते हैं, फिर उसकी शिपमेंट चार्जेस होते हैं वो किस हिसाब से अप्लाई किए जाते हैं, और जो इसके पास स्टेटमेंट होती है दराज की तरफ से जो कि आपको आफ्टर मतलब हर 15 डेज के पीरियड की एक स्टेटमेंट होती है, उस स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कैसे करना है, उसको समझना कैसे है और उसमें क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने अंडरस्टैंड करना है हमारा जो दराज की फीस होती है। ठीक है, इसमें सबसे पहले कमीशन चार्ज होता है हमें। ठीक है, और जो हमें जो भी ऑर्डर आता है उसके हिसाब से एक कमीशन चार्ज किया जाता है जो कि आप कह लो कि वो दराज का कमीशन होगा। ठीक है, कि दराज हमें प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, हमें ट्रैफिक दे रहे हैं, हमें तमाम वो आईटी की सर्विसेज और वो सब चीज़ें दे रहे हैं, तो दराज अपनी फीस चार्ज करता है हमसे हर ऑर्डर के ऊपर। ठीक है, वो अगर फुलफिलमेंट बाय सेलर हो, एफपीएस हो या एफपीटी हो, दोनों के ऊपर वो फीस चार्ज की जाती है। ठीक है इसके अलावा जो उसकी कैलकुलेशन होती है वो सिंपली इस तरीके कार से की जाती है कि जो आप प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हो, जो आपने यूनिट की प्राइस रखी हुई है, लेट्स सपोज कि मैं कोई मोबाइल फ़ोन या कोई मोबाइल फ़ोन का चार्जर अगर 100 रुपये का बेच रहा हूँ या किसी कितने का भी बेच रहा हूँ, तो उसके साथ दराज का कमीशन इंक्लूड होगा। वो कितने परसेंट कमीशन होगा इसकी एक कंप्लीट लिस्ट है, ये एक एक्सेल की शीट है, वो मैं आप लोगों के साथ लाजमी तौर पे शेयर कर दूंगा ग्रुप में। ठीक है, अब उसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं कि किसी कैटेगरी के ऊपर दराज 10% कर रहा है, किसी पे 2% कर रहा है, किसी पे 1% कर रहा है, किसी पे वो 20% भी कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से दराज के कमीशन सेट हैं जो कि आपको दराज को पे करने होते हैं। ठीक है, या वो जो आपका पे आउट होता है, इनवॉइस होती है, उसमें से कट के ही वो आपको मिलता है। इसके अलावा जो शिपिंग फीस है, शिपिंग फीस के जो कस्टमर तक ऑर्डर पहुंचने के पैसे होते हैं उसमें से कुछ पैसे कस्टमर से चार्ज किए जाते हैं। ठीक है, आप दराज के ऊपर ऑर्डर करने जाते हो तो वहां पे मेंशन होता है कि इतने पैसे दराज आपसे लेगा शिपिंग चार्जेस की मद पे। ठीक है, अब उसमें कभी कभार ऐसा होता है, या नॉर्मली बहुत सारे इस तरह के केसेस होते हैं कि जो एस्टिमेट शिपिंग चार्जेस होते हैं, ठीक है, उनमें थोड़े से डिफरेंस होता है, तो वो चीज़ भी सेलर के एंड पे आती है, बट हमें कस्टमर से चार्ज कर रहे हैं। उसकी कैलकुलेशन क्या होती है, उस प्रोडक्ट का वेट और जो शिपिंग रेट है वो किस ओरिजिन में मंगवा रहा है, किस एरिया में मंगवा रहा है, उसकी डेस्टिनेशन कहाँ पे है। लेट्स सपोज अगर आप कराची से ऑर्डर निकाल रहे हो उसके लिए और उसको चाहिए आज़ाद कश्मीर या गिलगित में, और वो बहुत बड़ा उसका लेट्स सपोज 4 किलो या 5 किलो का कोई ऑर्डर है, तो उसके शिपिंग रेट्स डिफरेंट होंगे। उसके बाद कैश हैंडलिंग की फीस चार्जेस कहते हैं वो तकरीबन 1.5% या 2% के अराउंड, सॉरी 1.25% के हिसाब से कट होते हैं। ठीक है, ये आपने जो शिप पेमेंट चार्जेस के होते हैं कि जो आपके पैसे राइडर, लेट्स सपोज एक राइडर लेके निकला पार्सल और उसने एक घर पे डिलीवर किया, उससे पैसे लिए और वो पैसे लाके वापस दराज वालों को दिए, दराज के अकाउंट डिपार्टमेंट ने वो पैसे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए, तो इस प्रोसेस की भी जो पैसे पेमेंट फीस होती है वो भी दराज कट करता है। उसके बाद दराज का जो पेमेंट साइकिल होता है इसको समझना आसान भी है और ज़रूरी भी है। आसान इसलिए ज़रूरी सॉरी इसलिए कि
मेरे किन ऑर्डर्स के पैसे मुझे कब मिलेंगे, या इस ऑर्डर के लेट्स सपोज मेरा ऑर्डर निकला था अभी तक इसके पैसे मुझे नहीं मिले, तो ये सारी चीज़ें माइंड में आती हैं। तो इसके लिए आसान तरीकाकार ये है कि 2 चीज़ें याद रखें, दराज पैसे देता है महीने में 2 दफ़ा, ठीक है? पहली से लेके 15 तक का एक सर्कल होगा, 15 से लेके 30 तक या 31 तक का दूसरा सर्कल होगा, ठीक है? अब ये कह लो कि हफ्ते में महीने में 2 हफ्तों के गैप से मेरे पास वो आ रहा है, 2 हफ्तों की मार्जिन उसमें विंडो में आ रहा है, ठीक है? पीरियड पे। तो पहला जो होगा वो स्टार्ट होगा यकम से लेके 14 तक, नेक्स्ट होगा 15 से लेके 30 या 31 तक। अब मेरे पास अगर कोई एक ऑर्डर आता है, लेट्स सपोज कि 8 तारीख को एक ऑर्डर आता है, तो 8 तारीख का जो ऑर्डर के पैसे हैं वो मुझे मिलेंगे नेक्स्ट सर्कल में, जो कि होगा 15 से 30 तक, या 8 को या 6 को या 4 को, या मतलब 14 से पहले पहले जो ऑर्डर होंगे वो मुझे नेक्स्ट सर्कल में पैसे मिलेंगे, ठीक है? और मुझे 15 को कौन से पैसे मिलेंगे, जो कि पिछले महीने के लास्ट सर्कल में ऑर्डर निकले थे, ठीक है? लेट्स सपोज कि मैंने दराज के ऊपर आज 7 नवंबर को एक ऑर्डर मेरे पास आ गया, ठीक है? पहला सर्कल कब खत्म होगा? इस 14 को पहला सर्कल खत्म हो जाएगा। इस पे मुझे कोई पैसे नहीं मिले, क्योंकि मेरा पहला ऑर्डर आज आया 7 तारीख को। तो मुझे पैसे कब मिलेंगे? सेकंड सर्कल में, जो कि 15 से 30 का सर्कल होगा। अब इसके बीच का जो गैप है, ठीक है, वो इसलिए है क्योंकि ऑर्डर डिलीवरी में भी टाइम लगता है, ठीक है? अगर 14 तारीख को ऑर्डर आया और आप दराज को ये क्लेम नहीं कर सकते कि मुझे 14 वाले सर्कल में ही पैसे चाहिए, ठीक है? वो आपको नेक्स्ट सर्कल में मिलते हैं। तो इस तरीके कार से, और क्योंकि ऑर्डर्स में आने में टाइम लगेगा, फिर वो दराज के पास पैसे हों इकट्ठे होंगे, रिकॉन्सिलेशन होगी, फिर आगे बैंक ट्रांसफ़र होते हैं, तो इस तरीके कार से वो उसमें जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है जी, हमने कैलकुलेट करना है कि हमारे पास जो नेट प्रॉफिट बनेगा, ये जो हमारे पास कंपटीशन ऑफ पे आउट बन रहा है, वो किस तरीके कार से बन रहा है, हमारा नेट पे आउट कैसे बन रहा है, ठीक है? तो इसमें सबसे पहले हमें देखना है कि यूनिट प्राइस क्या है? वो प्राइस जो कि हमने सेट की है अपने प्रोडक्ट की, कि इस प्राइस के ऊपर हमने अपने प्रोडक्ट को सेल करना है, ठीक है? तो सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ आ गई? हमारी यूनिट प्राइस। सेकंड नंबर पे दराज का कमीशन चार्ज होगा, ठीक है? मैंने आपको बता दिया कि ये हर कैटेगरी वाइज उसका अलग कमीशन है, किसी प्रोडक्ट का 20 है, 15 है, 6 है, 7 है, 2 है, तो जो भी होगा वो दराज का होगा, ठीक है? अब सबसे पहली चीज़ क्या है कि हमारे पास यूनिट प्राइस आ गई। यूनिट प्राइस वो जो इस प्रोडक्ट पे हमने चीज़ को बेचा है, ठीक है? लेट्स सपोज 1000 रुपए की हमने चीज़ बेची है, उसमें से 100 रुपया या 150 रुपया दराज ने खा लिया कि उसका कमीशन है, फिर 1.25% कमीशन उस पर सर्विस चार्जेस में कट गए, फिर जो शिपमेंट की फीस थी, जो भी उसके शिपमेंट के चार्जेस है वो कट के, फिर वैल्यू एडेड टैक्स कट गया, वैट कट गया। अब इन तमाम चीज़ों को माइनस करने के बाद जो पैसे बचेंगे वो होगा हमारा प्रॉफिट, ठीक है? पे आउट इज इक्वल टू कि हमारा प्रॉफिट क्या बन रहा है, जो हमारी जेब में पैसे आ रहे हैं वो कितने पैसे आ रहे हैं, किस हिसाब से पैसे आ रहे हैं, कि मैंने एक चीज़ बेची थी 1000 रुपए की, ठीक है? उसमें से दराज वालों ने अपना कमीशन काट लिया, लेट्स सपोज 100 रुपया काट लिया, पीछे बच गया 900 रुपया। पेमेंट फीस 1.25 मतलब कि 15 रुपए, 1000 के पीछे 1.2% 10 इशारिया, ओके चलो 110 हो गए। उसके बाद 200 रुपये शिपिंग चार्जेस कट गई, कितने हो गए? 210, 310 हो गए। उसके बाद उस पर को 30-40 रुपये टैक्स कट गया, फिर वो 40 कट गया, तो हमारे पास हो गए 350 रुपये, ठीक है? अब हमारे पास 1000 रुपये की चीज़ बेची, 350 रुपये उसके एक्सपेंसेस, दराज मराज ये वो सारा कुछ क्लियर करने के बाद जो पैसे बच गए, लेट्स सपोज 650 या 750 जितने भी बचे, ये था हमारा प्रॉफिट। ये हमारे बैंक अकाउंट में आएगा दराज की तरफ से, ओके? एक सिंपल कैलकुलेशन के हिसाब से, ओके? अब हमने शिपिंग चार्जेस की बात की थी, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे लिए समझना है कि शिपिंग चार्जेस क्या हैं और किस तरीके कार से कटते हैं। हमने एक ऑर्डर निकाला अपना, ठीक है? और हमने अपना ओरिजिन, लेट्स सपोज कि हम फुलफिलमेंट बाय दराज के मॉडल के ऊपर चल रहे हैं,
हमने एक अपना ऑर्डर वहाँ से निकाल दिया और ओरिजिन अपना हमने लेट्स सपोज कराची सेलेक्ट किया। अब अगर वो ऑर्डर 0.0 से 0.5 किलोग्राम्स के बीच में था, मतलब आधा किलो से छोटा पैकेज था, ठीक है, हमारा पार्सल आधा किलो से कम पे था और वो उसका ओरिजिन कराची, हमारी जो डेस्टिनेशन और ओरिजिन दोनों कराची ही है, तो उस पे लगेंगे 45 रुपये डिलीवरी चार्जेस, ठीक है। अगर वो हाफ के जी से 2 kg के बीच में था तो 99 लगेंगे, 2 से 4 के बीच में तो 195, और इस तरीके कार से ये कैलकुलेशन आगे बढ़ेगी। अब इसमें एडिशन भी हो सकती है, ठीक है, ये एक एक्सपेक्टेड न आता है उसमें, और ये कम ज़्यादा भी हो सकता है। अब अगर दराज के जो सिस्टम ने कैलकुलेट किया, लेट्स सपोज कि उसने कैलकुलेट किया 200 रुपये और एक्चुअल में 240 रुपये लगे, तो एक्स्ट्रा 40 रुपये भी आपके कटेंगे। ओके, तो ये एक मॉडल है। ये मैं आपको सारी कैलकुलेशन की जो शीट है ये भी ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ओके, अब हमने बैंक स्टेटमेंट को समझना है, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा दराज के पोर्टल के ऊपर, और मैं शेयर करता हूँ अपना फुल व्यू। ये ओके, ये हमारा पोर्टल है और हमने जाना है फाइनेंस में। फाइनेंस में क्लिक करेंगे हम अकाउंट स्टेटमेंट के ऊपर। अब यहाँ पे हमें लास्ट मंथ के जो लास्ट पीरियड था, ठीक है, सॉरी फर्स्ट पीरियड था, उसकी रिपोर्ट आ रही है, ठीक है। और ये जो रिपोर्ट अपडेट होती है ये होती है 10 तारीख तक, 8, 9, 10 इस तरह ये अपडेट हो जाता है। अब इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली मेरे पास कौन से पैसे आ रहे हैं, मेरे पास पैसे आ रहे हैं लास्ट मंथ के फर्स्ट जो पीरियड था उसका बिल आ रहा है, और ये अभी तक पेड नहीं है, ठीक है। हालांकि चेक बना हुआ है, इसको मतलब उधर सबमिट नहीं किया, वो दराज की तरफ से पे हो चुका है, बट जो चेक आया था उसको सबमिट नहीं किया हुआ। तो ये तो पुराना अकाउंट है, ये बाय चेक वाले पे अभी तक है, कैश ट्रांसफर वाला इसमें ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया हुआ। खैर, अब यहाँ पे हमारे पास दो बेसिक चीज़ें होती हैं, सॉरी 3 चीज़ें होती हैं जिनको हमें समझने की ज़रूरत है। सबसे पहला है हमारा ओपनिंग बैलेंस, अनपेड बैलेंस विद प्रीवियस स्टेटमेंट, कि अगर हमारा कोई पिछला बैलेंस बकाया था और दराज उसको ऐड कर रहा है इसके अंदर, तो ये साथ उसमें चलेगा। लेट्स सपोज जैसे कि ये नॉन पेड था, ठीक है, इसको नॉन पेड ही रहने दिया, दराज से पैसे नहीं आए, नहीं लिए किसी भी रीज़न से, तो ये जो टोटल बिल के पैसे हैं, जो पैसे आने हैं, ये अगले महीने में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। जैसे आप मोबाइल पे यूफोन पे सुपर कार्ड डालते हो किसी भी नेटवर्क पे, तो आपके पास जो पिछले मिनट्स होते हैं, पिछले एमबीज होते हैं, वो अगले सुपर कार्ड डालने में ऐड हो जाते हैं। इसी तरह वो उनको जो पुराने जाते हैं ना, वो न्यू के लिए ओपनिंग बैलेंस है कि ये पहले से पड़ा हुआ था और नए मिनट्स और नए एमबीज में ऐड हो गए, तो इसी तरीके कार से आपका पिछला स्टेट पैसे यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद ऑर्डर्स के ऊपर आप जाओगे तो ये आइटम चार्जेस जो है ये वही हैं जो कि आपने प्राइस ऐड की थी, ठीक है। ये टर्म्स एंड कंडीशन जो इसकी थोड़ी सी है, इसको याद रख लेना, ये आगे जाके आप लिख के काम आएंगी आपको। इस बैंक स्टेटमेंट या आपकी सॉरी जो स्टेटमेंट है इसको समझने में आसानी होगी आपके लिए। तो सबसे पहले है आपके पास आइटम चार्जेस। आइटम चार्जेस क्या है कि जो आपने प्रोडक्ट सेल की थी उसके पैसे हैं। लेट्स सपोज कि मैंने अपने दराज के ऊपर 1000 रुपये हर प्रोडक्ट लगा, 2 प्रोडक्ट लगाई हैं और दोनों के रेट 1000 रुपये, ठीक है। अगर मेरे पास 5 ऑर्डर आएंगे 1000 रुपये के, तो टोटल अमाउंट बनेगी 5000, तो यहाँ पे मेंशन होगा कि मैंने 5000 रुपये की सेल की है, 5000 रुपये की आइटम बेचे हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्लेम्स आता है, जो कि सेलर की तरफ से डिलीवरीज के ऊपर या ऑर्डर्स के ऊपर या उनके ऊपर क्लेम किया जाता है, तो इस पे कोई क्लेम नहीं किया हुआ, तो इसलिए 0 है ये। उसके बाद अदर क्रेडिट्स में आप जाते हैं तो 616 ऐड हुआ है, ठीक है। इसकी डिटेल में जाते हैं कहाँ से ऐड हुआ और कैसे ऐड हुआ। फिर दराज की जो फीस थी 1000 रुपया दराज ने काट लिया, इसकी डिटेल में भी जाएंगे कैसे काट लिया। कोई प्लंटीज वगैरह कोई दराज की तरफ से हमें कुछ जुर्माना शुर्माना हुआ वो यहाँ पे मेंशन होगा, वो नहीं हुआ।
अदर डेबिट, कोई और चीज़ डेबिट नहीं हुई। टैक्स कट गया 132 रुपये, ठीक है, जो माइनस में आ रहा है वो टैक्स कटता रहेगा और जो प्लस में है वो ऐड होता रहेगा। सब टोटल आ गया 2200 रुपये, ठीक है, कि मैंने 2700 की सेल की और 2200 रुपया मेरे बैंक अकाउंट में आ गया। अब देखते हैं कि जी क्रेडिट और पैसे कहाँ से आए। तो शिपमेंट चार्जेस की मद में कस्टमर से हमने लिए थे 616 रुपये, ठीक है। आप दराज पे जाके ऑर्डर करते हो जी, 1000 रुपये की प्रोडक्ट थी, बट उसमें 99 या 299 या जितने पैसे भी थे, शिपिंग चार्जेस भी तो लगे थे, वो भी कस्टमर ने पे किया, ठीक है। दराज ने क्या काटा, दराज ने जो अपनी तरफ से शिपिंग की थी उसके पैसे काट लिए यहाँ से, और ये पैसे कस्टमर ने दिए हुए थे, तो ये पैसे मेरे बैलेंस हो गए, मेरी जेब पे नहीं आए, दराज ने काटने थे, कस्टमर ने पे मुझे किया और दराज ने मेरे वही काट लिए, ठीक है। जो दराज ने कमीशन काटा, ठीक है, वो इतना काटा, और जो पैसे पेमेंट की वो फीस थी वो इतनी थी, ठीक है। और ये 1 पॉइंट समथिंग होती है, इसकी भी टेंशन नहीं है। दराज का कमीशन इन प्रोडक्ट में, जो मैं प्रोडक्ट इस पर लगी हुई हैं जैकेट्स वगैरह हैं, और वो इस पे 8% 7% इतना कमीशन है, तो ठीक है। अगर 2700 की मुझे सेल आ रही है और दराज 370 रुपये काट रहा है, तो इट्स नॉट अ बैड डील, ओके। और ये टैक्स, वैल्यू एडिड टैक्स होता ही होता है। सेकेंड चीज में आ जाती है रिफंड की, ठीक है। रिफंड में जो चीज़ें रिवर्सल में जाती हैं, जो चीज़ें वापस आ जाती हैं, जो चीज़ें माइनस में जाती हैं, जो चार्जेस हम कुछ क्लेम करते हैं दराज के ऊपर, वो तमाम डिटेल्स यहाँ पे आती हैं, ठीक है। अभी सारा ज़ीरो है, बट मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है जिसमें मैंने इन सबकी डिटेल्स ऐड की हुई है। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस के टोटल बैलेंस ये था। एस्टिमेट यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी एस्टिमेट आपको इतने पैसे मिलेंगे, इस तारीख को पैसे मिलेंगे, ठीक है। ये इस दफ़ा लेट पैसे क्यों आ रही है, क्योंकि 11/11 की सेल की वजह से वी कैन अंडरस्टैंड कि उनके पास रश है और वो सारा कुछ है, ठीक है। इसके अलावा आप पिछले रिकॉर्ड में जाके आप देख सकते हो कि जी आपने कब कब सेल की, कितनी कितनी आपके पास सेल आई, आपके अकाउंट का पूरा बैलेंस यहाँ पे शो हो रहा होता है, ठीक है। और यहाँ पे पेड होता है कि जी आपने इस इन डेट्स पे इतना आपके पास आया, फिर इतना आया, ठीक है। तो इस तरीके कार से आप अपना सारा हिसाब, सारा डाटा यहाँ से देख सकते हैं, ठीक। और वो 2 लाख की सेल भी आती है आपके पास, 80,000 की भी है, ठीक है। तो डिफरेंट इसमें प्रोडक्ट के हिसाब से अच्छी आप वर्किंग करते रहोगे तो चीज़ें आती रहेंगी। खैर, हम जाते हैं थोड़ी सी हमने मेंशन करके रखी हुई हैं आपके लिए चीज़ें, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है, कि हर उसके अंदर कुछ सब कैटेगरीज भी होती हैं। अभी उस अकाउंट में वो कैटेगरीज शो नहीं हो रही क्योंकि उसमें कोई भी ऐसा क्लेम या ऐसा वो चीज़ नहीं आई हुई, ठीक है। बट ये चीज़ें आ सकती हैं। अब उसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, आपकी जो स्टेटमेंट है, अकाउंट स्टेटमेंट है, उसमें आइटम की जो कॉस्ट, आइटम प्राइस क्रेडिट, जी आइटम की जो डिलीवर हुई है उसकी यूनिट प्राइस, यूनिट प्रोडक्ट की जो प्राइस थी वो क्या थी। उसके बाद अगर आपने कोई सेल लगाई हुई है, प्रमोशनल चार्जेस लगे हैं आपके किसी सेल के अंदर, आपकी कोई आइटम सेल हुई है, तो उसके कितने, क्योंकि सेल में आप कब लगाते हो, जब उसके प्राइसेस कम करते हो। आपने कोई प्रमोशनल चार्जेस उसमें आए हैं, बंडल में आपने लगाया कि जी बंडल में 1000 रुपए की, वैसे ही आइटम बंडल में करके इनको पैक ऑफ 3 करके मैं 600 रुपए में दे देता हूँ, ठीक है। या आपने को वाउचर जनरेट कर दिए थे और लोगों ने आपके वेबसाइट के ऊपर आके, दराज के ऊपर आके आपके प्रोडक्ट के ऊपर वाउचर लगाया है, वही वाउचर जो आपने क्रिएट करके दिए थे कस्टमर्स को, तो उसके पैसे वो यहाँ पे शो होंगे, ठीक है। उसके बाद क्लेम्स के अंदर वही सब चीज़ें जो आप क्लेम कर रहे हो, अपने क्रेडिट या वो दराज फीस या वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके अलावा शिपिंग फीस, आपको बताया कि वही शिपिंग फीस जो कि कस्टमर से कलेक्ट की जा रही है वो यहाँ पे मेंशन होगी। दराज का कमीशन जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और उसके लिए मैं आपको एक शीट भी भिजवा दूंगा, वहाँ से आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। फिर कमीशन रीबेट। कमीशन रीबेट क्या होता है कि दराज नए आने वाले या जो बहुत छोटे सेलर्स होते हैं उनको एक रीबेट देता है कि लेट्स सपोज अगर आपका दराज को आपने 5,000 रुपये या 3,000 या 500 रुपये का
कमीशन दिया है तो उसमें से 5% 10% दराज आपको वापस कर रहा है, ठीक है। वो दराज की तरफ से न्यू सेलर्स को ज़रा थोड़ा सा इंकरेज करने के लिए होता है। उसके बाद पेमेंट फीस वही आपको मैंने बताया कि 1.25% वो दराज काटता है उसमें। उसके अलावा ऑटो शिपिंग सब्सिडाइज बाय दराज, अगर दराज की तरफ से वो शिपिंग फ्री दी जा रही है या दराज की तरफ से कोई डिस्काउंट दिया जा रहा है तो वो सेलर को रीएम्बर्स हो जाता है, वो पैसे सेलर के नहीं कट रहे या सेलर के खाते में से नहीं कट रहे, वो डायरेक्टली दराज की तरफ से कट जाते हैं। और जो ऑटोमेटिक शिपिंग फीस है वो सेलर की तरफ से जाती है जो कि कस्टमर पे कर देता है। उसमें थोड़ा सा क्लैश आता है, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद जो इसमें सेकंड है वो है रिफंड वाला। अब इसमें जो हम देख लेते हैं क्या क्या चीजें आ जाती हैं। सबसे पहले इसमें आ जाता है कि दराज फीस। रिवर्सल कमीशन में क्या चीज आ जाती है कि रिवर्सल कमीशन ऑन रिटर्न आइटम। लेट्स सपोज कि मैंने कस्टमर को चीज भिजवा दी, सॉरी मेरे पास ऑर्डर आया, मैंने दराज पे वो चीज भिजवाई, दराज ने कस्टमर को भिजवाई और उसका कमीशन दराज ने काट लिया, ठीक है। कल को वो चीज़ कस्टमर से वापस आ जाती है, वो प्रोडक्ट रिफंड हो जाती है, वो प्रोडक्ट कस्टमर रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। तो दराज ने मेरा कमीशन खाया था, वो दराज मुझे वापस कर देगा, ठीक है। तो वो रिवर्सल उस चीज़ में भी होता है। उसके बाद फिर एडजस्टमेंट होती है कमीशन की, कि लेट्स सपोज के कोई ऑर्डर कैंसिल हो गया या मिस्टेक से दराज ने मुझे ज़्यादा पैसे दे दिए थे या बाय मिस्टेक उसने मुझे कुछ ऑर्डर के पैसे नहीं दिए थे, तो फिर उसको वो एडजस्ट करता है। इसी तरीके कार से एडजस्टमेंट होती है पेमेंट फीस में कि 1.25% काटना था, वो कम काट लिया, वो ज़्यादा काट लिया, वो गलती से ज़्यादा काटा गया, तो उसको भी एडजस्ट दराज कर सकता है अपनी फीस के अंदर। उसके बाद जो दराज की तरफ से फ्री क्रेडिट्स भी दिए जाते हैं, रिवर्सल ऑन कैश हैंडलिंग फीस ऑन रिटर्न आइटम, ठीक है। कि जो रिटर्न आइटम के ऊपर उस क्रेडिट जो दराज का था उसके ऊपर भी वो रिवर्स हमें कर सकता है, ठीक है। या वो हमारी तरफ क्लेम होगा तो उसको एडजस्टमेंट में डाल देगा, अगर दराज की तरफ से होगा तो वो उसको रिवर्सल में डाल देगा और उसको नाम दे देगा क्रेडिट का कि ये पेमेंट फी क्रेडिट में है। ठीक है। उसके अलावा क्लेम्स में जाके अगर कोई चीज़ गुम हो गई है, ठीक है, खास तौर पे एफबीडी के मॉडल में जो फुलफिलमेंट बाय दराज होगी, अगर उसमें कोई चीज़ गुम हो गई है या कोई चीज़ टूट गई है या आपके जो पैकेजेस था उसको दराज ने अपने वेयरहाउस में कहीं घुमा दिया, खो दिया, तो उसके पैसे दराज पे आप क्लेम कर सकते हो, दराज उसको आपके पैसे देगा, ठीक है। और इसके अलावा कि और अदर क्लेम्स में जो रिटर्न्स के क्लेम है कि रिटर्न आया और दराज की तरफ से वो डैमेज था, एफपीडी मॉडल के अंदर ही कि कस्टमर को दराज ने टूटी हुई चीज़ भिजवाई थी, तो वो टूटी हुई चीज़ के पैसे भी दराज आपको देगा, आप क्लेम कर सकते हो उस चीज़ को। उसके बाद उसमें आइटम चार्जेस में अगर हम आ जाते हैं तो रिवर्सल ऑफ आइटम है वही कि यूनिट ऑफ प्राइस रिटर्न आइटम की, जिस जो रिटर्न आइटम आएगी जो, ठीक है, उस चीज़ के पैसे अगर आपके पास आपको गलती से दराज ने दिए हैं तो वो उसको नेक्स्ट उसमें एडजस्ट कर लेगा, और अगर आपकी तरफ पैसे हैं तो वो दराज उसको रिवर्सल में डाल देगा। और सेम तमाम चीज़ों के ऊपर उसी तरह के अगर कोई बंडल है, कोई जर्नल आइटम सेल लगाई है, कोई वाउचर सेल लगाई है, तो सब चीज़ें होंगी। इसके बाद प्लेंटीज भी दराज की तरफ से डाली जाती हैं, ठीक है। कि अगर आप एक रेडी टू शिप के वो बनाते हो, सीएन बनाते हो, तो उसके रिवर्सल भी आप उसकी प्लेंटीज भी डालते हैं। और अगर आपने गलत चीज़ें या गलती से कोई गलत चीज़ भिजवा दी है जानबूझ के, यार वो खत्म हो गई थी अब ये भिजवा दो, कस्टमर ने कंप्लेन की, तो दराज उसकी प्लेंटी भी आपको डालता है। इसके अलावा एडजस्टमेंट्स वगैरह होती हैं, मैंने आपको वही बताया कि मैनुअल एडजस्टमेंट भी की जाती है कि यार ये गलती से इनको कम पैसे दे दिए थे, चलो ये मैं इस दफ़ा एडजस्टमेंट में पूरे कर लिए, ठीक है। या इनको पिछली दफ़ा गलती से हमने 100 रुपये ऑफर दे दिया था, अब इनसे वो 100 रुपये हमने वापस लेना है, ठीक है। वापस हम चलते हैं अपने दराज सेलर अकाउंट पे और वहाँ पे देखते हैं कि ये हमारी स्टेटमेंट होगी। इसके अलावा फाइनेंसिस में ऑर्डर रिव्यू में आप ओवरव्यू में जाओगे तो आपके पास तमाम ऑर्डर्स का डाटा यहाँ पे आ रहा होता है, ठीक है। लेट्स सपोज कि ये आपकी प्रोडक्ट थी, इसका एसकेयू नंबर से एसकेयू ये था, इसकी यूनिट प्राइस ये थी, इस पे इतना कमीशन चार्ज हुआ, इस पे इतने डिलीवरी चार्जेस डिलीवरी फीस चार्ज हुई, अदर क्रेडिट्स में ऊपर नीचे सारा करके इतना पड़ गया, और इतना इस पे टैक्स लगा, और इस पे से आपको इतने पैसे मिलेंगे, ठीक है। और ये रिटर्न में है चला गया, ठीक है।
ये दूसरा ऑर्डर है हमारे पास, इसमें ये सारी कैलकुलेशंस आ गई और इसमें से इतने पैसे मिलेंगे और इतना डिलीवरी चार्जेस इसमें आ गया। अदर क्रेडिट जो कस्टमर ने डिलीवरी चार्जेस दिए थे वो है, ठीक है। ये एक्चुअल डिलीवरी चार्जेस जो हमें पड़े हैं और ये वो डिलीवरी चार्जेस जो कि हमने कस्टमर से चार्ज किए थे, ठीक है। अब इसमें सम टाइम ऐसा होता है कि हम एक एस्टिमेट के हिसाब से, दराज का जो ऑटोमेटिक सिस्टम है वो एक एस्टिमेटेड डिलीवरी चार्जेस बना के वो कस्टमर से ले लेता है, बट जिससे वो पार्सल निकल के जाता है तो उसको जो डिलीवरी हमारे पार्टनर्स होते हैं जो दराज के साथ काम कर रहे हैं, लेपर्ड, टीसीएस वगैरह वगैरह, उन्होंने एक्चुअली में इतना चार्ज किया, ठीक है। तो यहाँ पे आता है क्योंकि वो फ्यूल एडजस्टमेंट भी उनकी हर महीने होती है, उनके रेट्स थोड़े बहुत 10, 15, 20 ऊपर नीचे जाते रहते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल अमाउंट कितनी रिसीव हुई, 700 ये और 200 ये, 800 रुपया, 700 800 900 रुपया रिसीव हुआ। 900 में से गया कितना, ये गया और ये गया, इतना आपने टैक्स दिया और इतना आपको प्रॉफिट हो गया, इतना आपको बच गया। तो इसी तरीके कार से ये सारी कैलकुलेशन यहाँ पे बनती है। यहाँ से आप डेट्स वगैरह सेलेक्ट करोगे तो सारी चीज़ें आ जाएंगी आपके सामने। और बाकी फाइनेंसिस में ट्रांजेक्शन ओवरव्यू है, ये जो आपकी ट्रांजेक्शन वगैरह हुई हैं उनका ओवरव्यू ही आता है और ये आपको बैंक स्टेटमेंट में भी मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हमने जो लास्ट हमारा है कि अगर हमारे पास एक ऑर्डर आता है और वो ऑर्डर आता है हमें फुलफिल बाय सेलर के उससे, तो हमने उसको किस तरीके कार से प्रोसेस करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जाना है मैनेज ऑर्डर्स में। यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स हमें शो हो रहे होंगे अगर हमारे पास कोई ऑर्डर पेंडिंग में आए हुए हैं तो। उसके बाद हम रेडी टू शिप वाले पार्ट में जाएंगे, इन तमाम को भी रेडी टू शिप कर दिया गया है। अगर पेंडिंग में होंगे तो हम इनको रेडी टू शिप वाले प्रोसेस में लेके जाएंगे। अब उसको प्रोसेस में लेके जाने का तरीका कार क्या होता है कि लेट्स सपोज कि ये ऑर्डर हमारे पास पेंडिंग में ही है, हमने इसके इधर प्लस पे क्लिक कर रहे हैं तो ये डिटेल हमारे सामने आ जाएगी कि जी ये इसका एड्रेस है, ये इसका ये नंबर है, ये प्रोडक्ट है, ये तस्वीर है, ये पैकेट, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। और यहाँ से ये सारी इसमें आ जाएंगी। तो हमने सिंपली इस पे जाके इसको रेडी टू शिप हमारे पास आ रहा होता है, हमने उसके ऊपर क्लिक करना होता है। अ, इसका मैंने नहीं, ये नेक्स्ट क्लास में ना, बल्कि कल की क्लास में इसमें कोई ऑर्डर आएगा नहीं तो मैं कोई ऑर्डर जनरेट कर लूँगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को मैं ये वाला जो पार्ट है इसको बता सकूँ, ठीक है। और सेकेंडली आपने अपनी प्रोफाइल में जाना है, ठीक है। एक इनवॉइस नंबर का मैंने आपको बताया था इनवॉइस को जनरेट करने के लिए, ठीक है। आपने अपने उसमें गए और यहाँ से आपने इनवॉइस नंबर को सिलेक्ट किया। इस ऑप्शन में से आपने यूज़ ऑर्डर नंबर को सिलेक्ट करना है और सेव कर देना, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट किसी पे भी नहीं हो गई। अपनी प्रोफाइल पे जाना है और आपने यहाँ से यूज़ ऑर्डर नंबर को सिलेक्ट करके सेव कर देना है। तो आपके हर ऑर्डर के पीछे जो इनवॉइस है वो जनरेट होती रहेगी। और कल मैं एक यहाँ पे ऑर्डर पेंडिंग में ही बचा के रखूँगा आप लोगों के लिए कि आपको उसका एक दफ़ा प्रोसीजर बता दूँ कि अगर आपको वो ऑर्डर वहाँ पे आता है और आप सॉरी आपके उसके ऊपर आता है और आप फुलफिल बाय सेलर की ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहे हो तो आपने उसको किस तरीके कार से प्रोसेस करना है, ठीक है। यार बहुत सिंपल प्रोसेस होता है, कोई इतना मुश्किल प्रोसेस नहीं है कि सबसे पहले आपने उस ऑर्डर को खोल के रेडी टू शिप करना है, ठीक है, कि वो शिपिंग के लिए तैयार है। उसके बाद उसकी आपने जो इनवॉइस वगैरह है उसको प्रिंट करना है, जो आपने उसके ऊपर सीएन चिपकना है उसको प्रिंट करना है और फिर उसको दराज के वेयर हाउस तक, दराज का जो हब है वहां तक पहुंचा देना है, ठीक है। वो आप दराज के वेयर हाउस पे जाके शिप भी कर सकते हो और आप वहां पे जाके उसको ड्रॉप भी कर सकते हो। और उसको ड्रॉप करने के लिए भी एक प्रोसीजर होता है, ठीक है। वो आपने प्रोसीजर किस तरीके कार से फॉलो करना है कि आपने दराज के जितने भी हब हैं वहाँ पे अब अपॉइंटमेंट देनी है, क्योंकि ये कोरोना की वजह से उन्होंने ये चीज़ रखी है कि बहुत ज़्यादा रश ना हो। आपके पास पहले से अपॉइंटमेंट हो कि इतने बजे आपने आना है, इतने आपके पार्सल हैं, ताकि वहाँ पे अपने एंड पे वो लोग अरेंज करके रखें,
ठीक है? तो इंशाल्लाह जो हमारा कल का सेशन होगा वो शायद 9 बजे या साढ़े 9 बजे होगा, वो मैं आप लोगों को ग्रुप पे अपडेट कर दूँगा।